तो बच्चों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। 4 मई को उसकी डेट है। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स, जिसमें कि जिसको हम लोग एनसीईआरटी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के रूप में जानते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये जो नीट का भी टॉपिक है और बायोलॉजी का भी टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका वेटेज लगभग 20% है, मतलब पेपर का 20% ये फॉर्म करता है। तो आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी के लिए ये जेनेटिक्स जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम 2 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और डेली ही कुछ ना कुछ इस तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है जो आ चुका है। इसमें कुछ सिंबल्स हम आपको दे रहे हैं और आप उसको वर्कआउट करने की कोशिश करो कि क्या सही और क्या गलत है। एक तो ये सिंबल आप लोगों ने पेडिग्री में बहुत देखा होगा। तो ये सिंबल बच्चों देखो किसका है, अगर तुम लोगों को पता हो तो ध्यान रखो कि ये जो स्क्वायर होता है वो मेल के लिए होता है और ये जो सर्कल होता है वो फीमेल के लिए होता है। और बीच में अगर 2 लाइन्स है तो वो क्या होती हैं? कंसेंजेनियस मैरिज। कंसेंजीनियस, GUNEOUS मैरिज। अब आप लोगों ने पढ़ा हो सकता है, बहुत से लोगों ने नहीं भी पढ़ा हो सकता है। कंसेंजेनियस मैरिज क्या होती है? जो रिश्तेदारों में हो जाती है शादियां। रिश्तेदारों का मतलब ऐसा है कि कुछ कम्युनिटीज हैं इंडिया की, अगर हम बात करें तो कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनमें आपस में शादी हो जाती है। बुआ के लड़के, बुआ की लड़कियां, मौसी के लड़के, मौसी के लड़के, लड़कियां, मतलब फर्स्ट कजन से, सेकंड कजन से, थर्ड कजन में आपस में जब शादियां हो जाती हैं तो वो कंसेंजीनियस मैरिज होती है, जो कि अच्छी नहीं होती हैं। ये आगे चल के इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये भी सुना होगा, और ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है, उसको जन्म देता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये हुआ कि लगातार जो खराब जीन्स होती हैं वो फैमिली में सर्कुलेट होती रहती हैं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश, जो जितना अगर शादियां होनी है तो दोनों के बीच में जितनी दूरी होगी, हस्बैंड और वाइफ के बीच में शादी से पहले दूरी का मतलब हुआ कि जितना वो आपस में रिलेटेड नहीं है, गोत्र से, कास्ट से या किसी भी और चीज से, उतनी शादी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? और बाकी तो प्रॉब्लम्स होंगी, किसी भी मैरिज में हो सकती हैं, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं आएंगी। दूसरा एक साइन है जो रोम्बस का होता है। ये साइन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सेक्स जो है अनस्पेसिफाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। कई बार पेडिग्री में ऐसा बना दिया जाता है और उस पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, मतलब कि इसका सेक्स आपको पता लगाना है कि क्या है, या इसका आपको जीनोटाइप पता लगानी है। ठीक है? और ये तो पता ही है कि ये हो गया फीमेल के लिए और दूसरा हो गया ये मेल के लिए। ठीक? और एक 5वां केस भी होता है, अगर ये सर्कल्स और स्क्वायर्स अगर शेडेड नहीं है, इसका मतलब ये लोग कैसे हैं? ये लोग नॉर्मल हैं। और अगर ये शेडेड है, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड हैं किसी भी जेनेटिक्स की बीमारी के साथ में। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि पेडिग्री के साइंस आपको समझ में आ गए होंगे। और नॉर्मली क्या होता है कि पेडिग्री में हम देखते हैं अगर ऐसे और ऐसे होता है, इसका मतलब हुआ कि ये इस मेल की इस फीमेल के साथ में शादी हुई है। तो इसी पेडिग्री को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है कि किस टाइप की इनहेरिटेंस होगी, उसको हम लोग टेकअप करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए, पर इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक पेडिग्री आपको दी गई है, तो पहले पेडिग्री बना देते हैं। ये हो गई
अफेक्टेड फीमेल, और ये है नॉर्मल मेल, और इनकी शादी हुई क्योंकि बीच में लाइन लगी हुई है, और इस तरीके से इनके बच्चे हैं, जिसमें से ये फीमेल है, ये अफेक्टेड नहीं है, ये मेल है जो अफेक्टेड है क्योंकि इसको हम लोगों ने शेड कर दिया है। उसके बाद एक और मेल है जो अफेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे शेडिंग नहीं है, और इसके बाद एक फीमेल है जो फिर से अफेक्टेड है। अब हम इस फीमेल की शादी करा रहे हैं एक नॉर्मल इंसान से, और इनके फिर से 3 बच्चे हैं। इन 3 बच्चों में से एक लड़का है जो कि, एक मिनट, ये एक लड़का है जो कि नॉर्मल है, एक लड़की है जो कि अफेक्टेड है, इसलिए हमने इसको शेड कर दिया है, और एक और लड़का है जो कि नॉर्मल है। ठीक है, और यहां पर इस वाले लड़के की शादी हम लोग करा रहे हैं एक नॉर्मल लड़की के साथ में, और इनके भी 3 बच्चे होते हैं, एक लड़की नॉर्मल, दूसरी लड़की नॉर्मल, और तीसरा लड़का भी नॉर्मल। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि ये आपको पेडिग्री दी गई है कि ट्रेट में क्या है, ट्रेट ये कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है एक्स लिंक्ड रेसेसिव, तीसरा ऑप्शन है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और चौथा ऑप्शन है वाई लिंक्ड। ठीक, तो 4 ऑप्शंस में से ये कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो किसी भी इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हुए देखने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उस पेडिग्री में दिखाया क्या जा रहा है। तो इस पेडिग्री में देखिए, पहली जनरेशन में ये बंदी अफेक्टेड है, और दूसरे में भी आप देख रहे हैं कि 2 लोग अफेक्टेड है, और तीसरे में भी अफेक्टेड है। तो बहुत कुछ इशारा कर रहा है कि यहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर फॉलो हो रहा है, क्योंकि डोमिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि वो कैरेक्टर जो है जनरली किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता है, मतलब हर जनरेशन में मौजूद होता है, जो यहाँ पर दिख रहा है। पर ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी एकदम हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट पे नहीं टिक करेंगे, हम उसको और आगे भी देखेंगे। अब तुम लोग ये देखो कि ये वाली जो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड है, और ये वाली जनरेशन थर्ड है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अगर हम ऑटोसोमल मान के चल रहे हैं तो इसमें ये वाला जो है ये अफेक्टेड है और ये नॉर्मल है। तो अगर ये अफेक्टेड है, इसका मतलब हर हाल में या तो इसकी जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल होगी या कैपिटल ए स्मॉल ए होगी। अगर हम एक्स लिंक्ड की बात नहीं करें, एक्स लिंक्ड का मतलब ये होता है कि गड़बड़ी सेक्स क्रोमोसोम में है, एक्स क्रोमोसोम में है। उस केस में क्या होता है कि ज्यादातर मेल्स अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स बहुत कम अफेक्टेड होती हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि फीमेल्स ही ज्यादा अफेक्टेड दिख रही हैं, मेल्स कम दिख रहे हैं। तो एक्स लिंक्ड होने की चांसेस बहुत कम है। तो या हम कह सकते हैं कि इक्वली अफेक्टेड है, कि मेल भी अफेक्टेड है फीमेल भी अफेक्टेड है। तो बहुत कुछ चांसेस है ऑटोसोमल होने की। तो एक्स लिंक तो नहीं है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। एक्स लिंक नहीं है और वाई लिंक्ड भी नहीं है। वाई लिंक्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वाई लिंक्ड होने का मतलब हुआ कि सिर्फ मेल्स अफेक्टेड होते हैं, वाई क्रोमोसोम केवल मेल से मिलता है तो वो फादर टू सन जाता है, इसका मतलब ये वाई लिंक्ड। तो ये देखो यहीं पे ही क्लियर हो गया कि ऑटोसोमल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको देख के समझना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप उसको एनालाइज करो, लेकिन वो हम एनालाइज करके हम अभी आपको बता देंगे, वो बात एक अलग है। पर एनालाइज करने से पहले ये 3 चीजें हमने देख ली कि देखो भाई एक्स लिंक किसी हालत में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स जो हैं इक्वली अफेक्टेड है, या फीमेल्स यहाँ पे ज्यादा, अगर एक्स लिंक्ड होता तो मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते। वाई लिंक्ड नहीं है, इसमें भी क्या होता है, मेल्स ही अफेक्टेड होते हैं, ठीक।
अब बारी आती है ऑटोसोमल डोमिनेंट की। तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसका मतलब इसकी ये जो अफेक्टेड है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये तो नॉर्मल है भाई, तो हर हाल में इसकी जीनोटाइप स्मॉल ए ही होगी। तो अब इस केस में हम कौन सी माने, ये माने कि ये माने? तो हम क्या मानेंगे, हम ये वाली मानेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाली नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अगर ये कैपिटल ए होता और स्मॉल ए होता, इस तरीके से अगर हम मानते, तो 100% जो कॉम्बिनेशन इनके बच्चों में मिलता वो ये होता। तो और ये होने डोमिनेंट का मतलब हुआ कि एक भी अलील में गड़बड़ी है तो वो पूरा का पूरा कैरेक्टर शो करेगा। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी अनअफेक्टेड इनका बच्चा है, ये भी अनअफेक्टेड इनका बच्चा है। 2 बच्चे अनअफेक्टेड है, 2 बच्चे अफेक्टेड हैं। ये अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड, ये अफेक्टेड, ये अफेक्टेड। तो इसका मतलब कि दोनों अफेक्टेड कहाँ से? अगर ऐसे होता तो 2 अनअफेक्टेड नहीं मिलते। इसका मतलब हर हाल में इनका जीनोटाइप क्या है? स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और दूसरा वाला स्मॉल ए। अब अगर हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। सीधे सीधे हमको मिल गया 50% कैपिटल ए स्मॉल ए और 50% स्मॉल ए, जो कि क्लियरली हमको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 50% अफेक्टेड है, 50% नॉर्मल है, जो कि यहाँ पे केस दिख रहा है कि 50% अफेक्टेड है, 50% नॉर्मल है ना? तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट को। उसके बाद ये आप लोग ये देखो कि इस केस में यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये अफेक्टेड है, इसका मतलब इसमें फिर से वही कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अनअफेक्टेड हैं। तो 2 अनअफेक्टेड, इसलिए कैपिटल ए नहीं हो सकता है। और यहाँ पे क्या है? ये नॉर्मल है, तो स्मॉल ए। इस केस में अब ये वाला जो है अनअफेक्टेड है, तो ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये वाला हर हाल में कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो इस तरीके से आप जीनोटाइप्स भी निर्धारित कर सकते हो और आप समझ भी सकते हो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होता है? कौन सी डिजीज है? सबसे अच्छी इसका एग्जाम्पल है जो बार बार पूछा जाता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये मस्कुलर प्रॉब्लम है और इसमें मसल्स वीक हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि इंसान जो है इसको सांस लेना, चलना फिरना, सारा कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी इसका नाम है। और ये क्वेश्चन जो आपके नीट में आया था वो इसी तरीके से आया था कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी किस इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करती है। तो आप ये सब नहीं भी अगर करना चाहते हैं तो आप ये याद रख सकते हैं कि भैया वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो हर हाल में ऑप्शन 3 सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि काफी देर हो गई है, 13 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इस तरीके से और क्वेश्चंस पेडिग्रीज के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग प्लीज कमेंट करो कुछ भी अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो। ऑल द बेस्ट बच्चों, 1 महीना रह गया, बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करो, लास्ट का मंथ है, 2 महीने 1.5 महीने रह गए हैं, तो बिल्कुल गेम चेंजर है ये, और आप बहुत सीरियसली तैयारी करिए। जरूरी नहीं कि आपने पिछला साल अगर वेस्ट कर दिया, तो ये 1.5 महीने आपके लिए इतने क्रूशियल है कि आप मेहनत करेंगे और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। बस आप 1.5 महीने सांस मत लीजिए, बस इतनी पढ़ाई करनी है आपको, ध्यान से पढ़ाई करनी है, उन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जो कि जिनका वेटेज ज्यादा है, और 1.5 महीने बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो। क्वेश्चंस के लिए हम भी यहाँ पे हैं और आपको लगातार क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे। चलो फिर, ऑल द बेस्ट।